Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is the second part of your exercise 13.1 of your chapter number 13 probability, okay, of your NCERT course. In the first session, we covered questions up to question number 10. So any student who want to see the solution of any question from question number 1 to 10 can see the previous video. And now in this video, we will cover question number 11 to total kitne 17. Okay. In this video, we will cover these 7 questions. So let's start. क्वेश्चन नंबर 11, ए फेयर डाई इज रोल्ड। एक फेयर डाई रोल होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन वो देता नहीं भी देता है तो भी अपन डाई को फेयर ही मानेंगे। इज इट क्लियर? वो दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा, हाँ, जब तक वो ये नहीं कह रहा है कि वो फेयर नहीं है तब तक वो फेयर है। ठीक है ना? फेयर मतलब ऐसा डाई कि उसको जब भी फेंके अपन तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, इक्वली लाइकली है, सारे के सारे आउटकम्स इक्वली, कहीं से वो बायस्ड नहीं है, कहीं से कोई कोना टूटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें 4 बार बार आता है या 3 कम आता हो या 1 आता ही नहीं हो, इस तरीके से वो मॉडिफाई नहीं किया हुआ। बिना छेड़छाड़, बिना पक्षपात के, बिना पक्षपात को। अनबायस्ड का मतलब वो अपक्षपाती डाई है, वो 6 के 6 आउटकम्स दे सकता है। मैं किस पद पे डिपेंड करे ना सारा का सारा खेल। और मान लो वो बायस्ड हो यानी पक्षपाती हो, पक्षपाती उसमें छेड़खान की गई हो, भाई उसमें 4 ही 4 बार बार आता हो, ये 6 ही आता हो या 1 आता ही नहीं हो, तो इस तरीके का डाय नहीं होना चाहिए। जो इस तरह का डाय नहीं होगा वो फेयर होगा, या तो फेयर होगा या बायस्ड होगा, दो ही चीजें। जो जैसे शकुनी मामा के पास था, है ना? हाँ, जैसे शोले मूवी में था तो वो बायस्ड था, उसमें हमेशा हेड हेड आता था इस तरीके का ना, तो वो बायस्ड था। ठीक है, ओके। ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स दिस दिस एंड दिस। सबसे पहले तो जैसे फेयर डाई रोल करेंगे तो कुछ सैंपल स्पेस बनेगा। एक ही डाई है, एक ही डाई है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बोलो बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है इनके सैंपल पॉइंट्स पे, राइट? क्योंकि वैसे ये सेपरेट हो पा रहे हैं ना कॉमा से। जब जब वो कॉमा से सेपरेट हो पा रहे तब तब कोई दिक्कत नहीं, जब वो कॉमा से सेपरेट नहीं हो पा रहे तब ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जनक, आपने कितनी क्लासेस मिस करी? कल ही थी, तो यू शुड सी द वीडियो, है ना? अच्छा ठीक है, देख लेना बाकी भी। नाउ द इवेंट्स आर डिफाइंड एज कि ई इवेंट में क्या है 1,3,5, एफ इवेंट क्या है 2,3 एंड जी इवेंट क्या है 2, यानी इवेंट स्पेस तो खुद ने ही हमको डिफाइन करके दे दिया, तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना। जैसा उसने डिफाइन किया, ये 135 उसने कैसे डिफाइन किया हमको क्यों सोचना? जैसे 135 ऑड नंबर्स हैं उस तरीके से उसने सोचा होगा, या जो भी हमको क्या मतलब, इवेंट स्पेस उसने खुद ने डिफाइन कर दिया जो हमको डिफाइन करना पड़ रहा था। ओके, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई, ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इवेंट स्पेस ई क्या है बोलना? 1 3 5। ठीक है, इवेंट स्पेस एफ क्या है? 2,3। और एक और है इवेंट स्पेस जी, ये क्या है? 2 3 4 5। ठीक है, अब ये तो होगी गिवन इंफॉर्मेशन। अब अपने को चाहिए, पहला क्वेश्चन है ई ऑन एफ एंड एफ ऑन ई, है ना? ई ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इन दोनों कंपोनेंट्स में से मेरे पास कौन सा कंपोनेंट मौजूद होगा? एफ है, बट ई ऑन ई इंटरसेक्शन एफ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ। और ई इंटरसेक्शन एफ आपको ई ऑन एफ और एफ ऑन ई दोनों में काम देगा, राइट? एफ ऑन ई में भी वही होगा और ई ऑन एफ में भी वही होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स, मतलब इवेंट स्पेस बनाते हैं इसका। 2 1 3 5 2 3, तो ओनली 3, राइट? अब ओनली 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, क्लियर? और उधर आ जाओ, यहां से इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ई कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं? 2। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं? 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला में पुटअप करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है? 1।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय एफ में कितने एलिमेंट्स है 2 और वही टोटल सैंपल स्पेस में कितने 6 तो 6 से 6 करके आंसर क्या जाएगा 1/2 आंसर। यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 6। ठीक है पहला क्वेश्चन कवर। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि आपको क्या चाहिए एफ ऑन ई भी तो चाहिए। तो एफ ऑन ई उसका फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई को फिर मैं अगले स्टेप में मॉडिफाई करके लिख दूंगा ई इंटरसेक्शन एफ और वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन एफ अभी अभी हमने निकाला ये 1/6 आया है। अब ई की प्रोबेबिलिटी कितने एलिमेंट्स है 3 डिवाइडेड बाय टोटल 6 सो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो पहले क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं दोनों का आंसर हो जाएगा 1/2 एंड 1/3। फाइन कोई डाउट नहीं। चलो चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या चाहता है वो ई ऑन जी और जी ऑन ई। अब ई ऑन जी चाहता है और जी ऑन ई चाहता है तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी बाय फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो जी तो है ऑब्वियसली हमारे पास ई इंटरसेक्शन जी हमको बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ई इंटरसेक्शन जी इवेंट स्पेस बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए ई इंटरसेक्शन जी। ई और जी में देखो कॉमन क्या है 1 3 5 2 3 4 5 तो 3 and 5 3 and 5 तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी हो जाएंगे 2। चलो पुट अप करो वहां पे वैल्यूज जहां पे अपन ने फॉर्मूला बना के छोड़ा हुआ है। तो ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल एलिमेंट्स 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 जी की प्रोबेबिलिटी 4 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है सो इट इज 2/4 व्हिच कम्स आउट टू बी व्हाट 1/2। ठीक है इसी का सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑन ई। जी ऑन ई का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन लिख दिया इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उसको फिर मॉडिफाई कर देता हूं मैं क्योंकि मेरे पास लिखावट में जो है वो ई इंटरसेक्शन जी है राइट। तो मैं इसी को लिख सकता हूं तो वहां से आपका एक पार्ट और क्लियर होगा कि देखो जी इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन जी सेम होता है। ठीक है इक्वल टू ई इंटरसेक्शन जी वही 2/6 एंड ई की प्रोबेबिलिटी 3/6 सो इट कम्स आउट टू बी 2/3। तो सेकंड क्वेश्चन के दो आंसर्स हो जाएंगे 1/2 एंड 2/3। फाइन चलें लास्ट एंड फाइनल। ठीक है चलें अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं आप ये सब मुझे बता देना ई में कितने एलिमेंट्स हैं एफ में कितने एलिमेंट्स हैं ना। ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में he wants us to find the value of probability of E union F upon G या by on G। तो हम क्या यूज करेंगे क्या यूज करेंगे बोलो बोलो probability of E union F on G ये पता करना है हमको है ना। तो कैसे पता करेंगे वो तो आप देखो किसी भी टाइम फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट क्या है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन दूसरा जो इवेंट क्या है जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ये तो आप कभी भी कर ही सकते हो बट व्हाई नॉट टू यूज द प्रॉपर्टीज। हमारे पास प्रॉपर्टीज भी तो हैं और प्रॉपर्टीज का यूज हमको भलीभांति करना है उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बोलो ई यूनियन एफ ऑन जी की प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी कैसी थी थर्ड वन प्रॉपर्टी 3 ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी। याद है और ताज्जुब की बात है इन सबकी प्रोबेबिलिटी इनमें से कुछ एक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और कुछ एक की नहीं है। जैसे ई ऑन जी की निकाली अभी अभी हमने 1/2 निकली थी बोलो ई ऑन जी की जितना मेरे को ध्यान है हमने अभी अभी निकाली क्या निकली थी 1/2। क्या एफ ऑन जी की हमने निकाली है निकाली नहीं है ओके तो फिर इस ब्लॉक में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन जी निकालता हूँ। एफ ऑन जी के लिए तो एफ इंटरसेक्शन जी भी चाहिए होगा ना। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन जी का फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब इसके लिए F इंटरसेक्शन G जो है वो बनाना पड़ेगा, इवेंट स्पेस बनाना पड़ेगा उसका। बोलो F और G में क्या कॉमन पार्ट है? F में है 2 3 और इसमें 2 3 4 5, तो 2 3 ही कॉमन पार्ट होगा। 2 3 तो implies number of elements in F intersection G will be equal to 2। दो ही एलिमेंट्स हैं। चलिए तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 और G में कितने एलिमेंट्स है? 4। 4 डिवाइडेड बाय 6, 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2। अब 1/2 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। F ऑन G की प्रोबेबिलिटी निकल गई ना, हाफ, इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। माइनस अब E इंटरसेक्शन F ऑन G चाहिए आपको, ये भी अलग से निकालना पड़ेगा। E इंटरसेक्शन F ऑन G ये कैसे निकालेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ऑन G ये कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला क्या होगा बोलो? E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। भाई ऊपर वाले नीचे वाले जो इवेंट है उनका इंटरसेक्शन चाहिए होता है। ऊपर वाला इवेंट क्या है? इंटरसेक्शन F, नीचे क्या है? G। तो E इंटरसेक्शन F का G से इंटरसेक्शन कराएंगे तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब आपको E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इवेंट स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। तो बोलो E F और G तीनों में क्या कॉमन है? E में है 1 3 5, F में है 2 3 एंड 2 3 4 5, 3 कॉमन है, एक ही सैंपल पॉइंट मिलेगा 3। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तो अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। 1/6 डिवाइडेड बाय G में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 4/6, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 1/4। अब आप उधर उसको 1/4 को करो कॉपी पेस्ट एंड सॉल्व करो। 1/2 प्लस 1/2 होता है 2/2 यानी 1 माइनस 1/4 यानी कि आंसर इज 3/। अभी हाँ बोलो, देखो पीछे गलत आ रहा है, ऐसे कैसे डिसाइड किया? हाँ हो सकता है हमारा गलत हो। पीछे भी सही है, हमारा भी सही, ठीक है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है? ई, हाँ अब देखो इसका सेकंड पार्ट का आंसर तो ऑलरेडी आ ही गया, कुछ करना ही नहीं है। क्या है इसका सेकंड पार्ट? ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, यही तो है। ये देखो यही तो है ये चीज, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी क्या निकाला है हमने? 1/4 आंसर। ये हमने यहाँ पे निकाला है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी 1/4 निकला है ना। इसको अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमने जिसका पहला पार्ट निकाला तो उसमें सेकंड पार्ट उसके प्रोसेस में ही निकल गया। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। 3 पार्ट्स थे, तीनों में 2-2 पार्ट्स थे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन थे, राइट। सबका आंसर भी मैच हो गया। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? ओके लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और ए गर्ल। अज्यूम करते हैं कि इन जनरल अकॉर्डिंग टू नेचर कोई भी नया न्यूबॉर्न बेबी होगा तो वो इक्वली लाइकली होगा कि बॉय भी हो सकता है गर्ल, देयर इज नो बायसनेस, ऐसे अज्यूम करते हैं। होती भी होगी तो हम अभी वो अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के अगर 2 बच्चे हैं, है ना, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बच्चे गर्ल चाइल्ड्स होंगे, इसकी क्या संभावना है। और गिवन दैट क्या है? गिवन दैट में फिर 2 केसेस हैं, यानी कि एफ इवेंट को एक बार आपको ये मानना है और एक बार आपको ये मान, क्योंकि गिवन दैट वाली जो इवेंट होती है वो एफ होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। और जो पूछी है वो ई इवेंट होती है, यानी ई इवेंट दोनों ही केस में ये रहेगा, ई इवेंट दोनों ही केस में ये रहेगा। एफ इवेंट एक बार ये बनेगा और दूसरी बार ये बनेगा, समझ आया?
ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि व्हेन एक फैमिली के अगर दो बच्चे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन दैट अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हाँ भाई, हम ऐसे मान लेते हैं कि दो ही तो बच्चे हैं, तो चार सैंपल पॉइंट्स बनेंगे कि बड़ा वाला बच्चा बॉय, जो पहले लिख रहा हूं वो एल्डर है, जो बाद में लिख रहा हूं वो यंगर है। ओके फाइन। तो एल्डर इज ए बॉय एंड यंगर इज ऑल्सो ए बॉय। पहला देखो फिर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल जी स्मॉल जी, चार लेटर्स हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, बॉय तो बॉय है ना, आपको क्या अरेंज करना है? आपको ऑर्डर अरेंज करना है। तो फर्स्ट वन एल्डर। ऑर्डर के लिए अगर अपन लेटर चेंज करते हैं तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आप ऐसे कह रहे हो ना, ऐसे, ठीक है। फिर एल्डर इज ए बॉय एंड यंगर इज ए गर्ल। फिर एल्डर इज ए गर्ल एंड यंगर इज ए बॉय। एंड फिर एल्डर इज ए गर्ल एंड यंगर इज ए गर्ल। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए कि एक दो तीन चार। और वैसे जो होगा भाई, हम ऐसे नहीं मान रहे कि वो लोग अलग अलग हैं, बॉय तो बॉय है, गर्ल तो गर्ल है, बस हम केवल ऑर्डर डिसाइड। चलो आप अगर इसमें कंफर्टेबल हो तो इसमें लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो सैंपल स्पेस ये हो गया हमारा। अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाए कि फैमिली के दो बच्चे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं, ये ऑर्डर उनका हो सकता है। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस भी हो गए 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस भी हो गए 4। ठीक है। अब देखो, ई इवेंट तो दोनों के लिए डिफाइन है, ई इवेंट तो दोनों के लिए डिफाइन है, तो ई इवेंट तो इन जनरल में लिख लेता हूं। भाई ई इवेंट कैसे डिफाइन है? कि बोथ आर गर्ल्स। ये तो दोनों क्वेश्चन के लिए डिफाइन है ना, तो मैं ये इन जनरल लिख देता हूं। तो यहां से ई इवेंट का इवेंट स्पेस बन जाता है कि बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स यानी कि केवल लास्ट वाला जी एंड स्मॉल जी। और यहां से पहले बात तो ई इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, ई इंटरसेक्शन एफ की पड़ती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है। ई इवेंट तो दोनों के लिए कॉमन है, एफ इवेंट दोनों के लिए अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एफ इवेंट लिख रहा हूं। एफ इवेंट क्या है? कि यंगेस्ट इज ए गर्ल। द यंगेस्ट, जब दो ही बच्चे हैं तो ही कैन ऑल्सो राइट यंगर। द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो यंगेस्ट मतलब छोटी वाली। अब छोटी वाली गर्ल होनी चाहिए, तो कौन कौन से केसेस सेलेक्ट हो जाएंगे? तो कैपिटल बी स्मॉल जी और एक लास्ट ही वाला। लास्ट वाले में भी तो यंगेस्ट जो है वो गर्ल है, नहीं है? बताओ। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एफ हो जाएंगे 2। और अब इंटरसेक्शन एफ भी बनाना पड़ेगा हमको। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से इंटरसेक्शन एफ क्या बनता है चेक करते हैं। तो ई देखो जी जी, और एफ देखो बी जी और जी जी, तो कॉमन क्या आया? कॉमन क्या आया बोलो? जी जी। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 1। चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। नाउ इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई ऑन एफ। ई ऑन एफ का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। अब सीधा नहीं पूछा ना उसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालो, तो उसने क्या कहा? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। नाउ द कंडीशनल, ये पूरी लाइन छाप देंगे। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल इज गिवन बाय। इस प्रोबेबिलिटी को कैसे बयां करेंगे? इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। भाई उसने स्ट्रेट अवे थोड़ा ना कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालो। ये ई ऑन ई तो हमने माना, एफ तो हमने माना, तो हम वो लाइन क्वेश्चन से चोरी करेंगे। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल इज गिवन बाय दिस ई ऑन एफ। ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब फॉर्मूला में रख देंगे फिर। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया था? 1। टोटल केसेस थे 4, और एफ में नंबर ऑफ केसेस थे 2 और टोटल केसेस थे 4। सो आंसर वुड बी 1/2, फर्स्ट का आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट पे एफ चेंज हो चुका है ना। एफ क्या है? कि एटलीस्ट वन इज गर्ल। एटलीस्ट वन इज ए गर्ल।
दोनों में से कम एक तो लड़की होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर दो लड़की होंगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम एक होनी चाहिए, यानी दोनों बॉयज हों वो वाला केस नहीं शामिल करना है। समझ आया? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कि कोई भी एक लड़की चलेगी। तो एफ एफ का इवेंट स्पेस बनेगा, केवल बी बी शामिल नहीं होगा, बी जी और फिर जी बी एंड लास्ट में जी जी, ये तीन केस शामिल हो जाएंगे। और इस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो जाएंगे 3। चलो अब इंटरसेक्शन भी बना देते हैं हम इनका, यानी ई इंटरसेक्शन एफ। देखो अब की बार ई तो कॉमन ऊपर वाला ही है जी जी, तो वही सेम एक ही इंटरसेक्शन बन रहा है, बोलो। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, पहले भी वन था, अभी अभी भी वन ही होगा। नाउ अब वापस वही लाइन लिखनी पड़ेगी। अब की बार क्या लाइन लिखोगे बोल के बताओ। बोथ आर गर्ल्स, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, ये वाली चेंज कर देंगे, गिवन दैट वाली कंडीशन चेंज कर देंगे, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल इज गिवन बाय, दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, है ना, दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको, वो चीज आप इसी में अप्लाई कर दो, थोड़ा सा करेक्शन होगा। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन में एफ इवेंट को दो अलग अलग चीजें मत मानो। वो मान लेता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने एफ को बार बार चेंज किया, कभी एफ ये मान लिया पी एफ, लेकिन अब हमको मानना है, उसने तो स्टेटमेंट दे दिया, हमको मानना है कि गिवन कंडीशन एक बार तो ये है, गिवन कंडीशन एक बार ये है, ई इवेंट कॉमन है, दैट इज फाइन। तो अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन इसको एफ माना है, तो सेकंड केस में गिवन कंडीशन को जी मान, क्योंकि एफ इवेंट तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन हो गया ना, तो चेंज कैसे होगा? ई ऑन एफ तो निकल चुका, फिर ई ऑन एफ कैसे निकाल? ठीक है, और ई ऑन एफ फिर दोबारा निकाल दो तो सेम निकलना चाहिए था, ठीक है ना, बायोलॉजिक। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो थोड़ा सा आपका करेक्शन होगा, लेकिन आप इसको एग्जाम में अप्लाई करें। F1 F2 भी लिख सकते हो, उसको F1 इसको F2, नहीं तो फिर जी डाल दो, लेटर्स खूब 26 में पूरे हमारे पास, पूरा इस्तेमाल करो, हाँ कमी नहीं है। ठीक है, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ नहीं होगा, फिर ये ई इंटरसेक्शन जी होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ में नहीं होंगे, ई इंटरसेक्शन जी में होंगे। एंड उस हिसाब से फिर ये ई ऑन एफ नहीं निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ई ऑन जी, ई ऑन सॉरी, ई ऑन जी, ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। तो ई इंटरसेक्शन जी में हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं, वन ऑफ ऑल फोर, एंड जी में कितने, ये यहाँ पे भी जी करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज 1/3। सर यहाँ पर ऐसे है कि एफ तो पहले हो चुका और अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ, कि अब ई होने की क्या संभावना है, अगर एफ पहले हो चुका, और सेकंड केस में फिर अब जी पहले हो चुका, तो अब करने, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को हो गया, सबका नोट डाउन हो गया, एक बार नोट डाउन करो। Youngest is a girl, not girls. देखो लॉजिकली चलो, कि एक फैमिली के दो बच्चे हैं, उसको चाहिए क्या कि दोनों गर्ल्स हो, उसको चाहिए क्या, दोनों गर्ल्स, तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी 1/4 होनी चाहिए थी, क्योंकि 4 केस बनते हैं इन जनरल। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होती हमने, 10th में ये क्वेश्चन आता है, क्लास 10th में या 11th में भी आता है, तो हम आंसर लिख के आते हैं 1/4 दोनों गर्ल्स होने की। लेकिन अब इसने क्या दे दिया कि यंगेस्ट, छोटी वाली तो लड़की है, फिक्स है, छोटी वाली तो लड़की है, तो सैंपल स्पेस श्रिंक हो गए, बी हट गया, और क्या क्या हट गया, छोटी वाली लड़की है, तो मतलब तो वो दो केसेस हट गए जिसमें छोटा वाला लड़का था, तो 4 में से 2 केसेस तो हट गए, तो जब 1/4 हो रहा था वो 1/2 हो गया लॉजिकली। ठीक है, सेकंड केस में उसने गिवन कंडीशन क्या दे दी, एक तो लड़की हो, तो 4 में से एक ही केस हटा जिसमें दोनों लड़कियां हो, तो 1/3, यानी कि इन जनरल जो प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, पहले केस में 2 केसेस हटने के बाद वो 1/2 रह गई, सैंपल स्पेस श्रिंक हो गया,
और नीचे में भी वो श्रिंक हो गया, एक केस हट गया तो 1/3 हो गया। तो बड़ा लॉजिकल है ये, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। ये फॉर्मूला तो चलो मैथमेटिक्स इसलिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन जनरल बच्चे यूं ही सोचते सोचते ही सॉल्व कर देते हैं। अच्छा ऐसा हुआ था क्या, ठीक है, फिर वो केस हटा दो और अब निकालो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप ही हैं। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions। देखो कैटेगरी देखना, easy true false questions, difficult true false question, दो कैटेगरी हो गई। 500 easy MCQs एंड 400 डिफिकल्ट MCQs। तो हमारे पास जो कैटेगरीज है वो चार हो गई, है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से तो हो गई ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हो गई इजी एंड डिफिकल्ट। तो जैसे चार, जैसे अभी बॉय गर्ल, तो बॉय गर्ल के कॉम्बिनेशन में चार केस बने ना, बीबी बीजी जीबी जीजी। तो वैसे यहाँ पे चार केस बन गए हैं। तो दो चीजें भाई, एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा डिफिकल्टी लेवल। तो इनके कॉम्बिनेशन से लेकिन जो सैंपल पॉइंट्स बने वो कितने बने, चार। और उसमें हमको नंबर भी गिवन है कि इतने इतने हैं, इतने इतने, यानी एन ऑफ जो अपन लगाते थे वो ऑलरेडी गिवन है। जैसे ये 300 है, एन ऑफ समथिंग अदर 400, ये ऑलरेडी गिवन है। हमको इवेंट स्पेस बनाना नहीं है, 300 लोगों का, 300 क्वेश्चंस का, डायरेक्टली नंबर गिवन है, डायरेक्टली नंबर गिवन। तो इस पूरी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, या फिर 4 कॉलम्स ले लो, 4 कॉलम्स एंड 4 रोज। ठीक है, देखो यहां पे तो है टाइप, टाइप। तो पहला टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स। पहला टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्या है, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, एमसीक्यू। और इन दोनों का टोटल लग जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, और इधर आ जाओ, और टाइप के बाद क्या है, डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से पहला टाइप है इजी एंड सेकंड टाइप है डिफिकल्ट, और फिर नीचे वाले में उसका टोटल लग जाएगा। अब मैं इन कॉलम्स को भरना स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं जो इजी भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं। 300 इंफॉर्मेशन रीड करें, और फिर 200 जो है डिफिकल्ट भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं। तो 200 यहां भर दूं, तो कुल मिलाकर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस 500 हो गए। समझ आ रहा है? ठीक है, अब एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इजी भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, कितने ऐसे, 500 है। एंड ऐसे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट भी हैं एंड एमसीक्यूज भी हैं, 400। तो इस हिसाब से टोटल जो एमसीक्यूज हो गए वो कितने हो गए, 900। चलो टोटल इजी क्वेश्चंस रो वाइज ऐड करो, 800। टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, 600। अब जैसे आप 900 और 500 ऐड करो, इन ऑल टोटल क्वेश्चन 1400 हैं, और ऐसे ऐड करो तो भी 8 से 14। ये टोटल लास्ट में ऐसे और ऐसे मैच करना चाहिए, इसका मतलब आपने टेबल सही बनाई है, मैच कर रहा है। अगर आप रो वाइज ऐड कर रहे हैं या कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं। अब ये टेबल है ना बेटा, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, आप बहुत यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, इवन विदाउट यूजिंग अ पेन। बिना पेन उठाए आप आंसर करना क्या है, 800 बाय 1400, 300 बाय 1400, 500 बाय 500, 200 बाय 1400, इस तरीके से 1400 किसका टोटल है? टोटल सैंपल स्पेस में जितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबके टेस्ट। सबके सारे कैटेगरी के, ठीक है ना। ठीक है, देखो बेटा अगर इसका मैं सैंपल स्पेस बनाता तो ऐसे बनता, देखो इजी को सपोज करो मैं ई से मार्क कर रहा हूं, डिफिकल्ट को सपोज करो मैं डी से मार्क कर रहा हूं, ट्रू फॉल्स को सपोज करो मैं टी से मार्क कर रहा हूं, एंड एमसीक्यूज को सपोज करो मैं एम से मार्क कर रहा हूं। तो पहली कैटेगरी बनती इजी ट्रू फॉल्स, दूसरी कैटेगरी बनती चलो डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, फिर पहली तीसरी कैटेगरी बनती इजी एमसीक्यूज, एंड चौथी कैटेगरी बनती डिफिकल्ट एमसीक्यूज। अब जो है यहाँ पे ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये हमारे पास गिवन है 300, 500, 200, 400। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो होते वो इसका टोटल होता, वो कितना आ जाता, 1400 आ जाता। लेकिन ये इस तरीके से बना नहीं रहे हम, क्योंकि यहाँ पे मैटर नहीं करता भाई ये इनका नाम क्या है, मैटर ये करता है कि नंबर क्या है। और वैसे भी मैटर वही करता है, अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नाम से थोड़ा फर्क पड़ा था, हमने इवेंट स्पेस बनाया इसलिए था कि गिन सकें और नंबर निकाल सकें।
अब इसमें गिने गिनाए नंबर खुद ने दे दिए, तो हम फिर उसका नाम अलग से क्यों लिखें? लिखने का पर्पस वही होता था भाई, गिन सके। अभी जैसे बी 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 जी जी, तो क्यों लिख रहे थे अपन भाई? गिन सकेंगे एक केस हुआ कि दो केस हुआ। ठीक है, इस बार डायरेक्टली नंबर है, so there is no need to write the sample space. You already have number of elements in the sample space. You already have what? Number of elements in the sample space equal to what? 1400. चलिए अब चलते हैं। What if a question is selected at random from the question bank? इस 1400 क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट कर लें, so व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो अब वो नहीं कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो आगे गिवन दैट कह रहा है ना, तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? कि इजी होना चाहिए। तो इवेंट ई क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन ये तो हो जाए, जो चाहिए वो ई होता है, और जो गिवन दैट होता है वो होता है एफ, जो इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। गिवन दैट it is a what? MCQ question. It is a MCQ question. तो इवेंट ई और इवेंट एफ डिफाइन हो गया, बोलो। अब इवेंट ई और एफ डिफाइंड हो गया, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब अपन इवेंट स्पेस तो बना नहीं रहे, तो आप स्टेटमेंट में डिफाइन कर दो कि इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? इजी एमसीक्यू क्वेश्चन। भाई ई का मतलब था इजी, एफ का मतलब था एमसीक्यू, तो ई इंटरसेक्शन एफ कैसे डिफाइन होगा? इजी एमसीक्यू क्वेश्चन। अब यहां से हाँ, नहीं वो भी हो और वो भी हो। यूनियन का मतलब होता है वो या ये, और यूनियन मीन्स और, यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड। वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर मैं यूनियन कर दूं ना, ई यूनियन एफ, तो इसका मतलब है इजी भी चलेगा या एमसीक्यूज भी चलेगा। समझ रहे हो? इजी भी चलेगा। अब इजी भी चलेगा, उसमें जरूरी नहीं हो एमसीक्यू वाला, कोई और वाला इजी हो वो भी चलेगा उसको, और एमसीक्यू भी चलेगा। और फिर एमसीक्यू में जरूरी नहीं है इजी वाला एमसीक्यू है, एमसीक्यू डिफिकल्ट वाला भी चलेगा। ठीक है, समझ आया बात? और अगर जब मैं एंड लिख देता हूं, तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन ही चाहिए। इजी में इजी विथ एमसीक्यू ही चाहिए, इजी विथ डिफिकल्ट नहीं चाहिए। और एमसीक्यू में एमसीक्यू विथ इजी ही चाहिए, एमसीक्यू विथ डिफिकल्ट नहीं चाहिए, या इजी में ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, वही कैटेगरी का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन एफ मतलब इजी एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस किस के चाहिए? एक तो एफ के चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है आपको, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ चाहिए होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा, वो आप रीड करेंगे इस टेबल से। तो देखो एफ में कितने एलिमेंट्स है? एफ का मतलब क्या है? तो एमसीक्यू का टोटल कितना है? तो ये 900 हो गया। भाई एफ का मतलब क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू का टोटल कितना है? 900। इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? इजी में एमसीक्यू, तो इजी में एमसीक्यू कितने हैं? 500। तो इसका नंबर कितना आ गया? 500। समझ आया? चलो निकालते हैं अब अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑन ई ऑन एफ। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब वही लाइन लिखेंगे बेटा। Now the probability that it will be an easy, yeah, that the selected question will be an easy question given that it is a multiple choice question is given by, is given by किस टर्म से? probability of E on F. By formula it is probability of E intersection F divided by probability of F. probability of E intersection F में कितने लोग हैं? 500 आउट ऑफ हाउ मच? हाउ मेनी? 1400। और उसमें F में 900 आउट ऑफ 1400। 1400 से 14 जाना ही है, आंसर इज 5/9। मैच करो। ठीक है, हो गया। ठीक है, one question for you all.
इसमें अगर मैं गिवन दैट को तो चेंज कर दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को चेंज कर दूं गिवन, यानी ई और एफ को एक्सचेंज कर दूं, यानी माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो निकाल के बता, समझ आया? मतलब इसको एक्सचेंज कर दिया, जो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको तो गिवन दैट वो इवेंट हो चुका है ना, उल्टा कर दिया। मतलब सुन लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन, और गिवन दैट हो गया इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो उल्टा करना हो तो कैसे निकालें? इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी। बाय 9 सेम। जनक 9/5 can never be a probability of anything. Probability can never cross 1. 9/5 is more than 1. 5/8 राजा निपड़ा पल्ले प्रगति। देखो अब मैं कह रहा हूं इवेंट ई तो है कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इवेंट एफ है कि वो, यानी कि इवेंट जो हो चुका है वो तो है इजी क्वेश्चन, गिवन दैट क्या है कि वो इजी क्वेश्चन है। अब आप संभावना बताओ कि एमसीक्यू होने की क्या संभावना होगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो आज भी वही होगा, इजी एमसीक्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन आज भी वही होगा 500। लेकिन अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ जो निकालोगे वो आपने पहले एमसीक्यू का टोटल देखा था, अभी इजी का टोटल देखोगे। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ इजी? 800। सो ये क्रॉस होके 800 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 5/8। फाइन, ठीक है, एक और हो जाए। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको मैं वापस पहले जैसा कर दूं। क्वेश्चन है, इसी में करेक्शन करके आपको समझाता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन दैट इट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन? लगाओ पता। गिवन दैट इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, करेक्शन कर दिया ना, तो देखो स्क्रीन पे। What's the probability that it is a true false question given that it's a difficult question? क्या? देखो वो रिपीटेड है, ई इवेंट काट दिया ना, तो ई इवेंट तो चाहिए कि किसकी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन दैट में क्या है, इट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। करो अपना अपना, देखते हैं। बोलो राजा। 1/3 प्रगति, प्रियांशी। कैलकुलेट क्यों नहीं हो पा रहा? मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? ट्रू फॉल्स होने की। क्या कहा मैंने? ऑलरेडी वो डिफिकल्ट तो है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या देखोगे? जो ट्रू फॉल्स भी और डिफिकल्ट भी हो। ट्रू फॉल्स भी हो और डिफिकल्ट भी हो, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं? तो ये तो ऊपर तो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा जो केवल डिफिकल्ट है? तो डिफिकल्ट के टोटल कितना है? 600। तो आंसर इज 1/3। ऊपर तो लेना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, नीचे लेना है केवल ये तो कर रहे हैं। अच्छा सुनो, भूल जाओ फॉर्मूला वार्मूला। अभी टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास? 1400। कितने क्वेश्चंस हैं? कितने हैं बोलो? 1400। मैंने ऑलरेडी जो इवेंट अक्कर हो गया वो कौन सा कह दिया आपको? एफ। एफ का मतलब क्या है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने हैं? 600। तो मेरा श्रिंक होके सैंपल स्पेस 600 का ही रह गया। अब इन 600 में से ट्रू फॉल्स कितने हैं? 200। खत्म। इन 600 में से 600 वाली रो तो सेकंड वाली रो है ना, डिफिकल्टी वाली, इस रो में से ट्रू फॉल्स कितने हैं? 200। मतलब टोटल 1400 था ना, वो टोटल 1400 हट के अब 600 ही रह गया, क्योंकि गिवन दैट है कि क्वेश्चन तो डिफिकल्ट, मैंने आपको हिंट दे दिया। सपोज करो, सुनो एक हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट था,
तो अब आप 1400 क्वेश्चंस को थोड़ा कंसीडर करोगे, अब आप 600 क्वेश्चंस को कंसीडर करोगे, हिंट मिल गया ना, इवेंट ऑलरेडी अकर हो गया वो। तो अब आपका सैंपल स्पेस श्रिंक होकर 600 क्वेश्चंस पे ही रह गया। उन 600 में से आपको ये पता है कि 200 ट्रू फॉल्स हैं, 400 एमसीक्यू हैं। क्या संभावना है कि ट्रू फॉल्स होगा? 200/600। क्या संभावना है एमसीक्यू होगा? 400/600। एक और, जब तक सब लोग नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से, ये क्वेश्चन विल कंटिन्यू, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब की बार सबसे पहले प्रियांशी एंड राजा से पूछेंगे। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ए difficult question? What's the probability that it's a difficult question given that it's a true false question? 5/2 कभी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है बच्चे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती 1 से छोटी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है। 5/2 आपको बताओ कितना होता है? 2.5। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में वैरी करती है, और 0 और 1 के बीच में वैरी करने वाला फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो आप 5/2 कभी बोल ही नहीं सकते। 2/5 तो हो सकता है आपने उल्टा कर दिया। देखो आपको क्या चाहिए, देखो ऑलरेडी इवेंट क्या हो चुका है? ट्रू फॉल्स। ऑलरेडी इवेंट क्या हो चुका है कि क्वेश्चन कैसा था? ट्रू फॉल्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 1400। तो अब श्रिंक होके ट्रू फॉल्स वाले देखो, ओनली ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस कितने हैं? 500। देखो नीचे कितने हैं। तो अब आपका सैंपल स्पेस श्रिंक होके कितने का रह गया? 500 का रह गया। इसमें से आपको डिफिकल्ट, आपको पता है 500 में से 300 इजी है, 200 डिफिकल्ट है। आपको कैसे चाहिए? डिफिकल्ट। कितने हैं? 200। सो इट्स 2/5। वेरी इजी। ठीक है, क्लियर है राजा? उसमें से, उस श्रिंक हो में से तो 200 ही है ना, 300 ही है ना, और सॉरी मतलब 200 ही है ना। ठीक है भाई, 1400 में से तो 600 है, लेकिन मैंने हिंट दे दिया कि सुन मेरी बात। हाँ, 1400 में से, टोटल 1400 में से तो 600 डिफिकल्ट है, मान ली बात। लेकिन मैंने हिंट दे दिया कि सुन मेरी बात, क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स का था, 100% श्योर है। तो अब 500 में से तो डिफिकल्ट 200 ही है ना। अगर मैं हिंट नहीं देता तो आंसर 600/1400 होता ना। मैंने हिंट दे दिया तो अब श्रिंक होके आप केवल यहां रह गए। और अगर मैं यही हिंट ट्रू फॉल्स की जगह एमसीक्यू का दे देता, तो अब टोटल एमसीक्यू कितने हैं? 900, और 900 में से डिफिकल्ट कितने हैं? 400। तो आंसर 4/9 हो जाता। कोई हिंट नहीं दिया, आंसर 6/14। हिंट दे दिया ट्रू फॉल्स, आंसर 2/5। हिंट दे दिया एमसीक्यू, आंसर 4/9। ठीक है, क्लियर है अभी तो? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को आप हमेशा एक्सपेक्टेड मानेंगे एग्जाम में। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर। मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टेबल भी आपको ही बनानी होगी और क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different। डाइस फेंका मैंने, 2 डाइस फेंके। कितने फेंके? और दोनों डाइस पे नंबर अलग अलग आया। दोनों डाइस पे, पहली बात तो बताओ, जब मैं 2 डाइस फेंकता हूं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस जो बनता है, हमने कल भी बनाया था कुछ इस हिसाब से, जैसे 1,1, 1,2, 1,3 एंड सो ऑन टिल 1,6। एक रो और बना देते हैं। 2,1, उससे अंडरस्टैंडिंग जो वो पूछ रहा है वो फिर समझ में भी तो आना चाहिए ना। 2,2, ऐसे एग्जाम में आप 36 सैंपल पॉइंट्स पूरे बना के आएंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। इवन इन अवर क्लास टेस्ट ऑल्सो, जो हमारा क्लास टेस्ट होगा उसमें भी आप ऐसे नहीं कि डॉट 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 कर दिया, 36 पूरे बनाने आपको, है ना। ठीक है, एंड सो ऑन टिल 6,1, 6,2, 6,3 अप टू व्हाट? 6,6। एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है? 36। चलिए अब सुनिए, अब आपको गिवन दैट क्या कह रहा है? गिवन दैट कौन सा इवेंट होता है जो हो चुका है? तो यानी एफ इवेंट क्या है? एफ इवेंट क्या है कि जो 2 नंबर हैं दोनों डाइस पे वो डिफरेंट है। वो क्या है? तो सेम नंबर्स तो यही है। आप देखो ये डायगोनली जो आ रहे हैं 1,1, 2,2, यहाँ पे 3,3 आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये तो है मेरे सेम नंबर्स, है या नहीं है? ये तो है सेम नंबर्स, यानी 6 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें नंबर सेम है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो डिफरेंट वाले कितने हो गए बच्चे? 30।
बचे हुए 30। तो मैं क्या करूंगा, अब वो 30 केस फिर से नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपली एफ इवेंट को डिफाइन करूंगा। एफ इवेंट डिफाइन करूंगा कि नंबर्स आर डिफरेंट, numbers on two dice are numbers on two dice are different, और उस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ लिख दूंगा सीधे, कितने, 30। अंडरस्टूड है कि 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें सेम होते हैं, तो बचे हुए केसेस जो 30 हो जाएंगे उसमें नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इवेंट स्पेस नहीं बनाना, डायरेक्ट नंबर लिखना है सीधे, ठीक है। अब चाहिए क्या उसको, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अब जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो क्या होती है, वो होती है ई। क्या चाहिए आपको, सम इज 4, सम ऑन टू डाइस इज 4, सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज 4। अब आपको दोनों का सम 4 चाहिए। देखो जैसे पहले केस में दोनों का सम क्या है 2, फिर क्या है सम 3, फिर सम क्या है 4, तो ये वाला पिक हो जाएगा। फिर सेकंड में देखो ये वाला पिक हो जाएगा सम 4 के साथ, समझ में आ रहा है। तो इसका तो आप इवेंट स्पेस जिसका आप इजीली बना सकते हो, आपको बनाना है। तो इवेंट स्पेस ई बन गया मेरा, पहली रो में तो एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा 1,3, दूसरी रो में 2,2 एंड तीसरी रो में उसके अलावा और कोई रो सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ रो में तो फिर मिनिमम सम 4,1 का 5 आता है, आपको तो 4 ही चाहिए, है ना। तो implies नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई। पहली बात तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन द सेट ई की जरूरत ही नहीं होती फॉर्मूला वाइज। अब आप ई इंटरसेक्शन एफ पे जाओ। अब ई इंटरसेक्शन एफ, आपको पता है कि ई में ही 3 एलिमेंट हैं, बताओ मुझे ई में ही कितने एलिमेंट है, 3। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, होंगे तो कम ही होंगे, तो क्यों ना इसका भी हम इवेंट स्पेस बना दें, कम ही होंगे ना। तो इवेंट स्पेस बनाते हैं। देखो एफ में तो है उन कॉमन के अलावा बचे हुए 30, और उसमें से 1,3 2, तो इसमें कॉमन को छोड़ दो ना, 2,2 कॉमन नहीं है उसमें, मतलब कॉमन नहीं कह सकता, सेम सेम कह सकता हूँ, सेम नंबर्स वाले केसेस नहीं है। तो कौन सा इंटरसेक्शन हुआ, 1,3 एंड 3,1, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की आपको जरूरत होती है बिल्कुल, तो वो हो जाएगा 2। नाउ क्वेश्चन में से लिखेंगे, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। पूरा क्वेश्चन छाप देंगे, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, given by probability of E on F, which will be given by probability of E intersection F divided by probability of F. How many elements are there in the intersection F? 2 out of 36. How many elements are there in F? 30 out of 36. So it comes out to be 2 by 30, which on get cancelled out, come out to be 1 by 50. Answer. Match करो, 1/50. ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 16 17 छोटे मोटे चिल्लर हैं, उनको खत्म करो और फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं 15 पे, है ना। क्योंकि 15 का बाद फिर मैं एग्जांपल का रेफरेंस लूंगा ना, तो फिर वो एक ही फ्लो में चले। ठीक है, तो 16 17 पहले बता रहा हूं मैं आपको। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर 0 है। अच्छा एक चीज मैं आपको लिखवाना भूल गया बच्चों, मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, ऐसे क्या लिखवाई थी, ऐसे लिखवाई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। पता नहीं लिखवाई नहीं लिखवाई, मुझको याद नहीं आ रहा। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये लिखवाई ये चीज, ये नहीं लिखवाई, तो ऐड करो नोट्स में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वेरी मच क्लियर, क्योंकि वो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी। और एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होगी, जो हो चुकी है उसकी तो 1 या 1 से कम, है ना, 0 से ज्यादा तो आप नहीं लिख सकते ना उसको 0, तो बाय लॉजिक भी वो 0 नहीं बनती है, और बाय मैथमेटिक्स भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है। सो ये नहीं होना चाहिए, तो आप ऐड कर दो उस डेफिनेशन के साथ आगे, राइट। चलिए अब सुना,
अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी जब हम निकालेंगे तो वी ऑल नो दैट कि फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वहां पे जिक्र है, क्या है? 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। हाँ, ऊपर वाले की हो सकती है, याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी की हो सकती है, इवन ए की भी हो सकती है, ए की भी हो सकती है, पर बी की नहीं होनी चाहिए। जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो आंसर 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है बट प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड इज नॉट अंडरस्टूड, है ना। अभी इसने तो पूछा ही और ऑप्शन में भी वो दे रहा है, तो ठीक है, हम आंसर नॉट डिफाइंड मार्क कर लेते। 17th देखना, if a and b are even such that probability of a on b और b on a बराबर आ जाए, अच्छा a on b भी बराबर आ जाए और b on a भी बराबर आ जाए, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, कई बच्चे इसमें सीधे स्ट्रेट अवे a और b इक्वल मार्क करके आते हैं, गलत है ना। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि गलती क्या है। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ a on b इक्वल टू क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b on। आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ a on b के फॉर्मूला को कैसे एक्सपैंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उधर वाले फॉर्मूला को कैसे एक्सपैंड करें? डी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ना कि बी। अब वी ऑल नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो सेम होते हैं ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होंगे ना। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो आंसर होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब प्रियांशी को ये डाउट है कि प्रोबेबिलिटी सेम है तो क्या पता इवेंट भी सेम हो, बट ये गलत है। ऐसा हो सकता है क्या? इत्तेफाक से तो हो सकता है भाई, दो अलग अलग इवेंट है, उन दोनों के होने की संभावना सेम है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इवेंट भी सेम है। दो अलग अलग इवेंट की संभावनाएं तो सेम हो सकती है ना, इससे कोई गारंटी थोड़ा ना कि भाई इवेंट भी सेम है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है ना। फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट वाला कहता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो, ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी बी इवेंट जो है वो बड़ा है और ए इवेंट जो है वो छोटा है, और ए और बी दोनों बराबर नहीं है। चलो ये सारी बातें ठीक है, यहां से ए ऑन बी और बी ऑन ए सेम है, इसके तो कोई लिंक ही नहीं मिल रहा, कहीं से भी दूर दूर से कोई लिंक नहीं मिल रहा। बी का सबसेट ए है। देखो यहाँ पे बी और ए की प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही, ए ऑन बी और बी ऑन ए की बात हो रही है कि बी हो चुका है, ए होने की संभावना बताओ, या ए हो चुका है, बी होने की संभावना बताओ। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि बी हो चुका है, ए होने की संभावना बताओ, ए हो चुका है, बी होने की संभावना बताओ, इनका लिंक इससे तो है ही नहीं ना कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, कोई लिंक ही नहीं है। तो अगर ये होता भी सही तो ये इसको इफेक्ट कैसे करता? तो इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, मान ली बात, ऐसे तो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, इवेंट ही सेम है। मुझे बताओ, इवेंट ही सेम है तो इंटरसेक्शन भी सेम है और नीचे वो भी सेम है, ऑप्शन नंबर बी और सी हो सकता है, लेकिन किसी स्पेशल केस में हो सकते हैं ना, ये तो हमेशा ही होगा। समझ आया? वो तो एक्सेप्शनल केसेस में हो सकते हैं, वो तो हमेशा ही होगा। सो हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक किया जाता है, जो चारों में से सबसे ज्यादा सही। ठीक है, समझ आया? ये किसी स्पेसिफिक केस में बी आंसर सही है, ये किसी स्पेसिफिक केस में, मतलब ए इक्वल टू बी से वो साबित हो रहा है, मान ली बात, है ना। लेकिन ए इक्वल टू बी केवल एक स्पेसिफिक केस है ना। और मुझे एक चीज बताओ, ये जो चीज है, ये चीज इस केस के अंदर ये दोनों शामिल नहीं है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो इंटरसेक्शन बी फाइव भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है तो ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, लेकिन उनमें क्या ये शामिल है? नहीं। अगर ए इक्वल टू बी है, नहीं, ए इक्वल टू बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी हो, लेकिन ए इक्वल टू बी है तो इंटरसेक्शन बी फाइव कैसे होगा ये बताओ? नहीं होगा ना। समझ में आ गई बात? इनमें वो शामिल है, उनमें ये शामिल नहीं है, तो ब्रॉडर केस कौन सा है? वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
ओके प्रियांशी देखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को थ्रो किया हमने, तो मुझे बताओ ये है मेरा एक डाई, दिस इज माय डाई। ठीक है, ये मेरे डाई हो गए, इसको मैंने थ्रो किया। अब मैं इसको थ्रो करूंगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है मुझे बताओ। या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, मतलब सिंपली लिख देता हूं कि चलो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। अगर 3 का एक मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 में 3 और 6, तो यानी कि यहां से दो बातें हो रही हैं कि या तो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, मतलब उसने उन 6 केसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, तो वो 6 केस लेकिन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि मल्टीपल ऑफ 3 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसमें कौन कौन से केसेस काउंट हो रहे हैं बेटा, 3,6। और दूसरी कैटेगरी ऑब्वियसली इसका उल्टा कि नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे ट्री डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन में। तो इसमें कौन कौन से केसेस काउंट होंगे, 1 2 4 5, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आए तो गेम अभी कंटिन्यू होगा। क्या करो, उस डाय को फिर से फेंको, उस डाय को, तो चलते हैं ऊपर। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो डाय को फिर से फेंकना है मुझे। तो जब मैं डाय को फिर से फेंकूंगा तो अब कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स बनेंगे मुझे बताओ। भाई 3 आया, तो 3 आने के बाद भी डाय को फिर से फेंकना है, तो 3,1। और फिर 3,1 है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना, 3,2 भी हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है, 3, समझ आ रहा है तनिषा, ठीक है, 3,3, 3,4, 3,5 एंड फाइनली 3,6। और ये क्या, यही सैंपल पॉइंट 6 के साथ भी बनेंगे, क्योंकि 6 अगर आता है तो भी मैं डाय को फिर से फेंक रहा हूं। समझ में आई ना बात, 3 आ रहा है तो भी मैं डाय को फिर से फेंक रहा हूँ, और 6 आ रहा है तो भी मैं डाय को फिर से फेंक रहा हूं। सो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये इसका पूरा सैंपल स्पेस तैयार है। अच्छा, अगर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो क्या कहता है वो, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, यानी एनी अदर नंबर यानी नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है। अब जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल। यानी 1 आएगा तो भी मैं कॉइन को टॉस करूंगा, तो 1 आएगा तो मैं कॉइन को टॉस करूंगा, तो या तो आउटकम होगा 1H। अब इसमें आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 1H ऑलरेडी डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं ना। 3 1 को तो 31 लिख देंगे, अगर अपन कॉमा हटा देंगे तो इसमें 1H लिख सकते हो ना। ठीक है, दूसरा केस 1 के साथ टेल आ जाए, ठीक है ना। भाई 1 अगर आता है तो क्या क्या हो सकता है, आप कॉइन को टॉस करोगे, और कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आउटकम्स क्या हो गए, 1H एंड 1T। 2 आएगा तो भी आप कॉइन को टॉस करोगे, तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2H एंड 2T। और 4 आएगा तो भी आप कॉइन को टॉस करोगे, तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4H या फिर 4T। और अगर 5 आएगा तो भी आप कॉइन को टॉस करोगे, तो 5 हेड एंड 5T। बिल्कुल। अभी ये चार्ट जो है अधूरा है, एक्चुअली क्या करना है वो अभी मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, जो 3 की टेबल में आए, 3 की टेबल में कभी 1 आता है, आप फैक्टर समझ रहे हो, 1 3 का फैक्टर है, समझ में आई बात, 1 3 का फैक्टर है बट मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो उसकी टेबल में आए। 3 की टेबल में पहला नंबर 3 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 6 9 12 ये है 3 के मल्टीपल्स। डिविजिबल बाय, अगर वो आता नॉट ए मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3 एक ही बात है ना। वो सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 3 हैं वो वही तो नंबर्स हैं जो उसकी टेबल में आ रहे हैं। फैक्टर ऑफ 3 आता, अगर फैक्टर ऑफ 3 आता तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 3। 3 के फैक्टर्स 1 और 3 हैं, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 3 6 9 12 ऐसे चलते जाते हैं, सो ऑन। मतलब जो 3 से डिवाइड हो सकता है तो 1 तो हो सकता है। 1 3 से डिवाइड करके बताओ, करो। अच्छा 1 3 बार नहीं,
ठीक है, डिविजिबल बाय 3 का मतलब है 3 जिसको डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल बाय 3। देखो डिविजिबल बाय 3, बाय के बाद जो नंबर आएगा वो तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो डिविजिबल बाय 3 यानी अब न्यूमरेटर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, न्यूमरेटर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, न्यूमरेटर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 9। तो डिविजिबल बाय 3 नंबर्स भी वही निकले ना, मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12। ठीक है, क्लियर है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कह दे या डिविजिबल बाय 3 कह दे, सेम चीज है। फैक्टर ऑफ 3 कह दे तो अलग चीज है। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये तो हमने पूरा सैंपल स्पेस बनाया है, ये पूरा क्या बना है, सैंपल स्पेस। अब मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, गिनो। करो, 6 और 6 12, 12 और 4 दूनी 8, 20। तो मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस में 20 सैंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब तक ऐसा हुआ था कि अगर 36 सैंपल पॉइंट्स हो रहे थे तो अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स पे 36 लिख रहे थे, वो हो रहा था ना, हो रहा था। ठीक है, क्या यहाँ उसमें 36 के 36 जो आउटकम्स थे सबकी प्रोबेबिलिटी पे अपन बराबर ही मान रहे थे, सबकी 1/36, जैसे 1,1 आने की 36, 2,1 की भी 36, या जैसे अभी बॉय बॉय गर्ल गर्ल वाला क्वेश्चन था सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 मान रहे थे। तो अपन ऐसे मान रहे थे, इक्वल प्रोबेबिलिटीज मान रहे थे सबकी, तो अपने को एक्सियोमेटिक अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या करती है कि अगर आपके बीबी और बीजी दो केसेस आप ले रहे हो तो बीबी की प्रोबेबिलिटी और जीजी की प्रोबेबिलिटी ऐड करके ऐसे लिखो। हम तो डायरेक्टली कर रहे थे 2/4 क्योंकि हमको पता है इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर है, सबकी बराबर है। क्या यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटीज बराबर है इन 20 केसेस की? मुझे बताओ 2H आने की उतनी ही संभावना है क्या जितना कि 3-2 आने की संभावना है? सोचो, 2H आने की उतनी ही संभावना है क्या जिसकी जितना कि 3-2 आने की संभावना है? सोचो, लॉजिकली सोचो। आप एक गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, प्रियांशी ने कहा कि नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 तो मेरे केसेस हैं, तनीषा ने कहा मल्टीपल ऑफ 3 इसके केसेस, वैसे ही जीत गई वो। 6 में से 4 केसेस तो वही लेके बैठी है, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ऑब्वियसली 2H की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी क्या? तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हालांकि अभी क्योंकि प्रोबेबिलिटीज की 0 आने वाली है मुझे पता है, तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच इस क्वेश्चन में तो नहीं लग रही है, बट जब आप एग्जाम्पल में जाओगे ना तो वहां पे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये बहुत मिक्स हो गया होगा सब कुछ है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, ये तो सैंपल स्पेस बना दिया हमने। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या कॉइन में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। गिवन दैट क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, यानी कि दोनों में से कोई एक डाई, दोनों में से कोई एक डाई में कम से कम 3 आए, जैसे पहले में आया जैसे दूसरे में आया। ये इवेंट तो हो चुका है, ये इवेंट तो हो चुका है कि कम से कम एक 3 आया था। तो कम से कम एक 3 कब कब आया था, इसमें भी आया था। कम से कम एक 3 देखो इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, और इसमें भी आया था, और इसमें भी आया था, और इसमें भी तो आया था। कम से कम एक 3 चाहिए। ठीक है, तो ये इवेंट तो हो चुके हैं, मतलब ये इवेंट तो हो चुका है, यानी कि आपके ये केसेस ही श्रिंक होके रह गए, 20 में से ये केसेस ही रह गए बस ना। अब उसको चाहिए क्या, हेड आए। तो मुझे बताओ इनमें इनमें कोई भी केस है कि जिसमें हेड है? हाँ टेल मान लो, इनमें से कोई भी केस है कि जिसमें टेल है, तो 0, ये कितने केसेस है 7, 0 डिवाइडेड बाय 7, आंसर 0 हो जाना चाहिए। भाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस 20 थे, लेकिन जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उससे वो श्रिंक होके 7 ही रह गए ना, 7 ही रह गए डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या चाहिए, टेल आना चाहिए। तो इन 7 में से किसी में भी टेल आ रहा है क्या, 0, तो आपका आंसर आप 0 मार्क कर दोगे, दैट इज फाइन, करेक्ट है। बट ये जो मैंने 0/7 लिखा है ना वो रॉन्ग है। इत्तेफाक से 0 आंसर सही आ रहा है, बट 0/7 करके नहीं कर सकते, 0/7 तब करते जब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वली लाइकली होती। अब करना क्या चाहिए, अब करना क्या चाहिए, उसके लिए आप चलो इसको खत्म करते हैं एक बार। हाँ ये तो नोट करो। अब आप सुनना एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है बच्चों। देखो बच्चों, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 केसेस होते हैं, कितने केसेस होते हैं, 6। तो 6 में से 4 इधर काउंट हो रहे हैं, 2 इधर काउंट हो रहे हैं, तो 1 आने की संभावना 1/6, 2 आने की संभावना, ये प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूं मैं इन सबकी, 2 आने की संभावना भी
4 आने की संभावना भी, और इसकी भी, और इधर 3 आने की संभावना और 6 आने की संभावना। अब सुनना जरा, ये प्रोबेबिलिटी ब्रेक होकर अब उधर जाएगी। जैसे 3 आने की संभावना कितनी है, और 3 कितने में ब्रेक हो रहा है, 6 में, तो ये 1/6 डिवाइडेड बाय 6 ब्रेक होकर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। इक्वली लाइकली नहीं है ना, तो 1/6 के भी 6 टुकड़े करो, क्योंकि 3 के 6 टुकड़े हो रहे हैं वहां पे, 3,1 3,2, तो 1/6 का 6 टुकड़े कितने होते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 6 और कर दो, 1/36, तो 1/36 1/36 तो उन 6 की है। उन 6 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 एंड 1/, सिमिलरली इन 6 की भी 1/36 होगी, क्योंकि इसमें भी 6, ये वाली प्रोबेबिलिटी 6 पार्ट्स में टूट रही है, और 6 वाली प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, तो 1/6 अगेन 6 पार्ट्स में टूट जाएगी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 एंड 1/36। ये प्रोबेबिलिटीज इन सैंपल पॉइंट्स की डाल दी। अब नीचे आते हैं, नीचे सुनना, 1/6 क्या है, सबकी टोटल करके 1 ही करके बता दूंगा मैं अभी। ये 1 ही तो ब्रेक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें बट रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें बट रहा है। मान लो 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, एक ही मेरे पास कुछ, मान लो एक मिठाई थी, तो उनको रोटी, मान लो उनको 6 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो एक 1/6 पार्ट 1 के पास है, 1/6 पार्ट 2 के पास है। अब 1 के 4 बेटे थे, तो वो अपने 1/6 में से बांटेगा ना, 2 के अगर 10 बेटे हैं तो वो 10 को बांटेगा, लेकिन उन सबका फिर हिस्सा जोड़ ले तो वापस एक रोटी तो बनेगी ना। इसको कहते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। जैसे जमीन का बंटवारा होता है, मान लो 4 भाई हैं, फिर एक भाई के मान लो 10 बेटे हैं, एक के मान लो 5 ही हैं, एक के मान लो 3 ही, और एक का कोई है ही नहीं, तो उस हिसाब से ही तो वो जमीन बटेगी उनमें। ऐसा थोड़ा कि टोटल मिला के अगर ग्रैंड चिल्ड्रन 20 है तो 20 में बराबर बट जाएगी ना, ये तो सिस्टम ही नहीं होता, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। अब देखो, अब देखो 1 2 4 5 में 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, और 1 कितने में डिवाइड हुआ, 2 में, तो 1/6 के 2 टुकड़े करो, 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/12। बेटा एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 केसेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 नहीं होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6, ऊपर वाले 2 बेटों की भी 1/6, नीचे वाले 4 बेटों की भी 1/6, वो 2 बेटे अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये 6 बेटे अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, समझ आया। चलो आगे चलो, 1/12 और 1t की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, अब सिमिलरली 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, और वो भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, तो उन दोनों की भी 1/6 के 2 पार्ट्स कर दें तो 1/12 1/12, उन दोनों की भी 1/12 1/12, और नीचे वाले इन दोनों की भी 1/12। अब अपन प्रूव करते हैं कि ये सब मिलके 1 होते हैं। देखो 1/12 वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/12 तो इन लोगों की हो गई। ऊपर आ जाओ, 1/36 वाले 12 हैं, तो 12/36, 36 एलसीएम, 12 3 जा 36, 8 3 जा 24 प्लस 12, 36/36 इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 आता है तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है, अदरवाइज गलती है, ठीक है। ये करना है आपको इस क्वेश्चन में। अब आंसर तो उससे तुक्के से 0 आ रहा था, लेकिन इसी क्वेश्चन में आ रहा था। अब देखो 0 तो इसी से भी इससे भी आएगा, कैसे, अब आपने इवेंट ई क्या माना, इवेंट ई जो आपको चाहिए, क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको, बोलो, कॉइन शोज ए टेल, तो कॉइन शोज ए टेल वाले कितने केसेस हैं, चेक करो, कॉइन शोज ए टेल वाले कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 केसेस हैं कॉइन शोज ए टेल। तो ई इवेंट अगर मैं लिख दूं कॉइन शोज ए टेल, तो ई इवेंट का इवेंट स्पेस बनेगा 1t 2t 4t एंड 5t, फाइन। अब मुझे बताओ एफ इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है वो कैसे डिफाइन कर रहा है, वो एटलीस्ट 1 डाई, बोलो आगे, शोज ए 3, ठीक है। तो इवेंट स्पेस एफ मुझे डिफाइन करके बताओ कि कम से कम एक डाई में 3 होना चाहिए, तो 3 1 आएगा, 3 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आएगा,
एंड 3 6 भी आएगा एंड 6 3 भी आएगा, दोनों में से किसी एक में 3 चाहिए ना, तो ये 7 कैसे इसमें काउंट हो गए, ये इसका भी इवेंट स्पेस बना दिया, इसका भी इवेंट स्पेस बना दिया। अब आपको क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, वो 0 हो गया क्योंकि ई और एफ में कुछ कॉमन ही नहीं है। ई में आ रहा है 1T 2T 4T 5T, इसमें आ रहा है 3 1 3, तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ एक नल सेट हो गया, हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ अगर एक नल सेट हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गए, बोलो 0 हो गए, हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं, 7, तो आप नंबर बाय नंबर कर रहे हो, 0/7 कर रहे हो, उससे आपका आंसर 0 आ रहा है। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो नंबर बाय नंबर नहीं होती है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ जब आप करोगे तो आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करना है, फाइन, ये करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर, लेकिन हाँ, लेकिन एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या करती है, क्या कहती है कि ई इंटरसेक्शन एफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, हालांकि इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करूं तो एफ में तो एलिमेंट्स हैं, तो मुझे मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे कैलकुलेट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में अलग से कैलकुलेट करके बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,1 चाहिए, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है 3,2 चाहिए, तीसरा 3,3 चाहिए, चौथा 3,4 चाहिए, पांचवा 3,5 चाहिए, छठा 3,6 चाहिए और सातवां 6,3 चाहिए। और इन सब की प्रोबेबिलिटी आपने ट्री में मार्क करी हुई है। 3,1 की प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, कितनी बार, 7 बार, 5 बार हो गया, प्लस 1/36 प्लस 1/36 इक्वल टू व्हाट, 7/36। तो आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जगह क्या लिखना है, 7/36। आंसर 0 आ रहा है, लेकिन जो आप 0/7 लिख रहे थे वो तो गलत लिख रहे थे ना, आंसर 0 आ रहा है तुक्के से इस क्वेश्चन में। बाकी ऐसा एग्जाम्पल 7 में जाओ तो उसमें आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब आप गलत कर दोगे अगर आप सिंपली नंबर से नंबर डिवाइड कर दोगे। तो प्रूव हो गया कि नंबर से नंबर डिवाइड करना इज नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिवाइड करना, और प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसी है, हर एक अलग एलिमेंट की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके। आप पहले इवेंट स्पेस बनाओ, इवेंट स्पेस में जितने लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी ट्री में मार्क करो और उनको जोड़ के उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और फिर प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। इज दिस क्लियर सबको, ठीक है। अब आप नोट करने का काम चाहे से वीडियो से करना, क्विकली मूव टू द एग्जाम्पल, क्विकली मूव टू द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, टाइम हो गया, एग्जाम्पल 7 है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। ध्यान से सुनना, कॉइन टॉस कर रहे हो, अगर कॉइन में हेड आता है तो उसको फिर से टॉस करो, और टेल आता है तो डाई थ्रो करो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, उल्टा हो गया। तो देखो आपने जैसे कॉइन को टॉस किया, ये कॉइन है, तो कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी, अब जब अगर हेड आया तो फिर से कॉइन टॉस करना है, तो जो सैंपल पॉइंट्स बनेंगे HH और HT, तो अब ये HH की प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब ये 1/2 दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है ना, तो 1/2 का आधा, मतलब 1/2 को 2 से डिवाइड किया 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और इधर 1/2 6 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इधर आपने क्या किया, डाइस थ्रो किया, तो 1/2 को 6 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1/12, तो 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12। अब आप ऐड करो, 1/12 कितने हैं 6, तो 6/12, 1/4 कितने हैं 2, तो 6/12 को और 2/4 से ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब इसको चाहिए क्या, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ट के अकॉर्डिंग, भाई हाफ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और इधर हाफ को 6 पार्ट्स में, मतलब 2 बेटे थे, 2 के 2 बेटे थे और एक के क्या थे 6 बेटे थे, तो इसने अपने हिस्से को 2 में बांट दिया, इसने अपने हिस्से को 6 में बांट दिया। समझ आ रहा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलो आप, है ना। आगे चलो, क्या चाहिए उसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, डाई के बाद, डाई के पास है ना 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये तो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए,
तो ये तो हो जाएगा मेरा ई। तो ई के इवेंट स्पेस क्या बनेगा, डाई में 4 से ज्यादा नंबर होना चाहिए, तो ये टी 4 से बड़ा चाहिए ना, तो T5 और T6, T5 और T6। ठीक है फाइन। क्या, हाँ लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। हाँ आगे चलो, एफ क्या ऑलरेडी क्या हो चुका है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो है, तो कम से कम एक टेल। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 इधर है 2 इधर है, 8। 8 में से कम एक टेल वाले एलिमेंट्स बताओ। एच टी और ये के ये 6 के 6 सारे, T,1, T,2, T,3, T,4, T,5 एंड T,6। अब आपको क्या बनाना है, इवेंट स्पेस बनाना है इंटरसेक्शन का, यानी कि आपको सबका इवेंट स्पेस बनाना है तसल्ली से, ई का, एफ का और इंटरसेक्शन का, फिर प्रोबेबिलिटी की बात करनी है बाद में। तो इंटरसेक्शन बताओ दोनों में से क्या है कॉमन, T,5 एंड T,6। फाइन। अब आपको क्या करना होता है बोलो बच्चों, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको ये निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और फिर दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो कैसे निकालोगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच से। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्लस करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। समझ आया। इधर एफ में कितने एलिमेंट्स है, 7, तो सातों की प्रोबेबिलिटी सेट करें। चलो मुझे बताओ T,5 की प्रोबेबिलिटी, सर ये कहां से पता करें, अरे चार्ट में से पता करो ना। T,5 की सीट में कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है 1/12, और T,6 में भी कितनी आ रही है 1/12, इट इज इक्वल टू 2/12 या फिर 1/6। उधर उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में 7 एलिमेंट्स है और 7 नहीं 6 एलिमेंट्स है, 7 है, 7 है, तो जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी तो है 1/4। ऊपर एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T,1, ऐसे करते 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 लास्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T,6। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, H, T की प्रोबेबिलिटी ऊपर चार्ट में से रीड करो 1/4, और इन सब की क्या है 1/12 प्लस 1/12, 6 12 ना, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 एंड प्लस, हो गए। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 1/4 और 6/12 यानी कि 1/2, इसको ऐड करोगे तो 4, 1 प्लस 2, राइट, यानी 3/4। अब आपको दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E on F will be equal to probability of E intersection F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी सीधे निकाली हुई है आपने, कहाँ है 1/6, और उसकी भी निकाली हुई है क्या है 3/4, उसको काटो पीटो, तो ये हो जाएगा 1 into 4 4, 6 into 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 3 से 2/9 आंसर। समझ आया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगी, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो, तो उसमें नंबर बाय नंबर से मत चलना, एक्सियोमेटिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ही चलना। और ये एक कारण है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जेन्युइन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी का है, ना कि नंबर बाय नंबर। अभी आप अगर नंबर बाय नंबर से निकालते तो गलती क्या होती, नंबर बाय नंबर से निकालते तो आप क्या करते, आप ये करते, अच्छा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ तो हो रहे हैं 7, अच्छा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ हो रहे हैं 2, आंसर 2/7। यही करते हैं, कहां 2/7 कहां 2/9, अलग अलग हो गया ना। उस जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें तो उससे भी 0 आ रहा है, नंबर बाय नंबर से भी, और वो एक तुक्का है, ये जेन्युइन है। समझ आया। इसीलिए कई बार एग्जांपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सबको समझ में। एग्जाम्पल को तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर, इस टाइप के क्वेश्चन तो जनरली आएंगे तो कम से कम 4 नंबर में आएंगे। और ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट ये बना सकता है, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देना, है ना, बाहर निकले बारिश आ रही थी तो ग्रीन कलर का छाता ले जा, धूप आ रही थी तो इतने कलर, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी फिर मैं भी कोशिश करूंगा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, ओके, तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म होती है, कल से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।